सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये लास्ट एक्ट है फॉर द सीबीआई एपीपी। तो एक्ट के अंदर जाने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री की एक्ट ये आया कैसे। तो सबसे पहले हम एक डेट देखेंगे विच इज 30th Jan 1997। अब इस डेट को हुआ क्या था ऐसा खास, तो इस डेट पे हुई थी जनरल असेंबली, यूएन की जनरल असेंबली, ठीक। और यहाँ पे बेसिकली बात की गई थी रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट मैटर था ऑफ द मीटिंग ऑफ द असेंबली वाज, तो जो मॉडल था दैट वाज मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बेसिकली हो क्या रहा था, 1997 तक आपका बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज होना शुरू हो गया था, और जैसे जैसे हम उसको यूज कर रहे थे तो उसके साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम भी बढ़ रहा था, साइबर क्राइम आपका बढ़ रहा था। अब आईपीसी तो हैंडल कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आईपीसी में भी वो ऑफेंस डिफाइन नहीं थे, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे 30th Jan 1997 में डिस्कशन हुआ ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये सब्जेक्ट मैटर था कि इसको लेके कुछ बनाना चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए, जितने भी कंट्रीज यहाँ पे साथ में आई हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को आगे लेके आए फॉर द इंडियन पार्लियामेंट में आपका बिल आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल आया। और लेके कौन आए थे, दैट वाज द उस टाइम पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थे, दैट वाज प्रमोद महाजन जी। और ये बेसिकली लेके आए फॉर द किस बेसिस पे लेके आए थे, जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन की वजह से, ठीक। अब यहां से क्या हुआ कि भाई इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट आपका क्या हो गया, आईटी एक्ट 2000 आपका इनैक्ट हुआ। अब जब इनैक्ट हुआ तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ा, तो इसका सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ा दैट वाज द अमेंडमेंट करना चाहिए भाई, ठीक। किसका अमेंडमेंट, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, देन बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट और आरबीआई एक्ट। तो ये 4 एक्ट थे जिसमें सिर्फ आईटी एक्ट के आने की वजह से अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आईटी एक्ट की अगर हम बात करें तो 2 रिस्पेक्ट में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले ये करता क्या है आईटी एक्ट, तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो आज की डेट में आपके पास कितनी सारी क्या है वेबसाइट्स हैं जो आपको अब्रॉड, अमेरिकन हो गया या चाइनीज हो गया, ईबे है आपका, अलीबाबा है, इज देयर। तो बहुत सारे ऐसे कॉमर्स वेबसाइट है जहां से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। तो बेसिकली आईटी सबसे पहले क्या करता है, पहला रिस्पेक्ट दैट इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। भाई वहां के लोग यहाँ की चीजों को खरीद रहे हैं, यहाँ के हम लोग वहां कॉमन पब्लिक कर रहा है, ये ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। सेकेंडली दूसरा ये क्या है, ये पेपर बेस्ड मेथड जो हमारा था फॉर कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम पहले किसी से कम्युनिकेट करते थे तो किस तरह से करते थे भाई, लेटर लिख के करते थे, पोस्ट कार्ड लिख के करते थे। उसके बाद जैसे जैसे आगे हमारी टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ की है तो क्या हुआ, हमने फोन उठा के करना शुरू किया, व्हाट्सएप करना शुरू किया। तो आज की डेट में लेटर राइटिंग तो कोई करता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन को क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया उसका, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो आईटी एक्ट जो था वो ना सिर्फ यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बट ये और क्या क्या कर रहा था भाई, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो और ज्यादा हमारी गवर्नमेंट को वो क्या कर रही थी, एफिशिएंट बना रही थी, गवर्नमेंट की सर्विसेज को और ज्यादा एफिशिएंट बना रही थी और रिलायबल हो गई थी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में भी आएगा कि भाई अगर हमें आईटी का कोई प्रोविजन है, आईटी एक्ट का कोई प्रोविजन है विच इज इन अ क्वेश्चन मार्क, समझ नहीं आ रहा है कि उसे समझे कैसे, किसे इंटरप्रिटेट करें, तो क्या हमें जो आपका यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो हम जिसकी वजह से ये जो आपका यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो क्या हम इसको इससे हम क्या करेंगे, इससे रेफरेंस लेंगे, एक एक्सटर्नल एड लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक केस आता है एंड द केस वाज कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रानी कंस्ट्रक्शंस।
तो ये जो क्वेश्चन था कि आईटी एक्ट के प्रोविजन के किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करने में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हम यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को रेफर करेंगे, एक्सटर्नल एड लेंगे? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नो, आप इसको रेफर नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम बात करते हैं जो यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इसका रेफरेंस एज ए एक्सटर्नल एड लिया जा सकता है फॉर आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है, जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है 1996 में। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब हम भले यूनिसेट्रल मॉडल ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसमें हम ले सकते हैं, लेकिन हम आईटी एक्ट के रेफरेंस में नहीं लेंगे। तो ये एक आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। एंड द केस वाज कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रानी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने आईटी एक्ट में। तो आईटी एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इट्स द ऑब्जेक्टिव जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये आपका प्रीएम्बल से ही लिया गया है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि भाई लीगल रिकॉग्निशन देना है किस चीज का। अब आप अभी तक क्या कर रहे थे, लेटर लिख के भेज रहे थे। तो अगर आपने पेपर बेस्ड मेथड को छोड़ा है, लेटर लिखने की जगह आपने मेल की है, तो उसको क्या करना चाहिए, लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। दैट मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं आपके डन वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डाटा और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब जहां ट्रेडिंग क्या जाती है, कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों के बीच की आसपास की जो भी बातचीत हो रही है, तो उसको क्या किया जाए, लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता है, नॉर्मली लोग क्या समझ लेते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि हमने नाम लिखा, जो भी हमारा साइन है उसको हमने स्कैन किया और फिर उसको हमने कहीं पे भी एफिक्स कर दिया। तो दिस इज नॉट अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि आपको एक अथॉरिटी में अप्लाई करना होता है कि मुझे एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, वहां से फिर जब आप अप्लाई कर देते हो, सपोज करो ये पर्सन है, इसने अथॉरिटी में अप्लाई कर रहा फॉर डिजिटल सिग्नेचर डीएस के लिए, तो ये पर्सन बन जाता है सब्सक्राइबर। आगे इसीलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये बन जाता है सब्सक्राइबर और फिर ये यूज करेगा अपना डिजिटल सिग्नेचर किसी भी चीज को एफिक्स करने के लिए। ठीक, इसके बाद जो थर्ड है दैट इज फैसिलिटेट करना। क्या चीज करना, वही फैसिलिटेट कर रहे, किस चीज के लिए, आपने सीबीआई एपीपी का फॉर्म भरा है, किस तरह से भरा है, कमीशन के यहाँ तो जाके आपने भरा नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं है, किस तरह से भरा, ऑनलाइन भरा है। तो ऑनलाइन आप क्या कर रहे थे, ई फाइलिंग कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। फोर्थ बोलता है फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डाटा। फिफ्थ बात करता है जितने भी, अब जैसे कि हम लीगल सैंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ डाटा, हम लोग क्या करते हैं, आपने मेरे को पे किया था, जितने भी बच्चों ने मुझे पे किया था, आपको सबको पता है कि आपने जीपे से पे किया या किसी बैंक के थ्रू पे किया है, तो वहां पे क्या है, ये जो आपने मुझे पेमेंट दिया है अपनी फीस का, दैट इज अ लीगल ट्रांजेक्शन अंडर आईटी एक्ट, वो लीगलाइज कर रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं, जहां पे जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो बुक एंट्री की बात की जाती है, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देखा जाता है कि ये डेली यूज का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है या नहीं है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि एक तो हमारी होती है पासबुक, बैंक में जिसके भी अकाउंट्स होंगे उनके पास होगी पासबुक। उसके साथ साथ जो बच्चे भी, जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक यूज करती हूँ तो मेरे पास है आईसीआईसीआई का एक आई बैंक मेरे फोन में है। तो अगर मुझे कोई स्टेटमेंट देना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्टेटमेंट डायरेक्टली वहां से भी ले सकती हूँ, मुझे पासबुक की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली हम अपना आई बैंक पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, स्टेटमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भाई जो लीगल रिकॉग्निशन है, अगर हम अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी देंगे तो दैट इज ऑल्सो अ लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है अंडर एविडेंस एक्ट एंड आरबीआई एक्ट फॉर कीपिंग अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आपने सेव किया है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इट्स द फीचर्स। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स का मतलब ये होता है कि क्या क्या चीजें आपके इस
एक्ट में दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक चैनल आर लीगली वैलिड। यानी कि जैसे होता क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, ई टेंडर मंगा लेते हैं। ई टेंडर का मतलब ये होता है, एक तो टेंडर होता है कि आप अपने एनवेलप को सील करके उसमें रेट्स लिख दिए, आपने क्या किया, उस एनवेलप को भेज दिया जो भी डिपार्टमेंट में भेजना था। ई टेंडर क्या होता है, आप ऑनलाइन जाके उनका पूरा फॉर्म होता है उसमें आप सबमिट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, फिर जब उनको एक्सेप्ट हो जाता है वो टेंडर, तो वो उस चीज को क्या करेंगे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वैलिड है। डिजिटल सिग्नेचर इन्होंने लीगली रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। फिर इसके बाद आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स आएंगे, वो चेक करेंगे कि भाई इस पर्सन ने कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं किया है रिगार्डिंग आईटी एक्ट के प्रोविजन के साथ, तो ये उसकी इंक्वायरी करेंगे, ऐसा कुछ अगर है तो। फोर्थ बात करता है साइबर रेगुलेटरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ये स्टैब्लिश किया गया है। अपील जो भी साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के लिए इसने जो भी ऑर्डर दिए हैं, अगर उसकी अपील लाई करेगी तो दैट विल बी इन द हाई कोर्ट। इसके साथ साथ इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीसीए का। अब सीसीए करता क्या है, सीसीए लाइसेंस करता है और रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को। अब ये एक्ट है, ये अप्लाई करता है जितने भी ऑफेंसेस या कॉन्ट्रावेंशंस हो रहे हैं कमिटेड आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू इंडिया, ठीक है। आउटसाइड इंडिया तो हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है, इंडिया के साथ हो रहा है, तो दिस ऑल कवर्स अंडर आईटी एक्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है या अदर पुलिस ऑफिसर है, वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे, इंपॉर्टेंट इज पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पे सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, ठीक है। तो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है या ऑफिसर्स हैं, वो किसी भी जगह को जो कि पब्लिक प्लेस है उसमें एंटर कर सकते हैं, विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, ये भी प्रोविजन आया है। अब ये एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करेगी तो किसको करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी और कंट्रोलर को करेगी। अब ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इनैक्ट कब हुआ था, दैट वाज 9 जून 2000। असेंडेड टू, भेजा कब गया था प्रेसिडेंट को, दैट वाज 9 जून 2000। साइन कब किया था प्रेसिडेंट में, दैट वाज 9 मई 2000। एंड कमेंस कब आपका इंप्लीमेंट हो गया था, केम इन फोर्स, दैट वाज 17 अक्टूबर 2000। यहाँ पे अगर हम आईटी की बात करते हैं तो 3 मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जिनके थ्रू अमेंडमेंट हुए हैं, दैट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट with effect from 6 February 2003. Second is Information Technology Amendment Act 2008 जो with effect was 27/10/2008। और इसमें 2008 में जो मेजर आपकी जो बात की गई थी, दैट वाज रिगार्डिंग 2 मैटर्स। फर्स्ट वाज द चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो आपकी पॉस्को में भी आती है, एंड सेकेंडली वाज साइबर टेररिज्म, ठीक है। साइबर टेररिज्म और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ज्यादा इसमें सेक्शंस आए थे। फिर आता है आपका फाइनेंस एक्ट 2017 जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 25/5/2017 में। टोटल सेक्शंस 94 है, कुछ रिपील हो गए हैं। चैप्टर्स 13 है, शेड्यूल्स 4 हैं जिसमें से 2 आपके रिपील हो गए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शेड्यूल में आपके वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिसपे आपका आईटी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, शेल नॉट अप्लाई, ये आपका शेड्यूल 1 में दिया है। शेड्यूल 2 में आपका दिया गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक्स और प्रोसीजर, इनके प्रोसीजर्स दिए गए हैं। थर्ड और फोर्थ इज द ओमिटेड। इसके बाद आते हैं प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल को हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई लीगल रिकॉग्निशन दे रहा है ये एक्ट किस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज इंफॉर्मेशन को। देन फैसिलिटेट किसे कर रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज। और फर्दर ये किसको अमेंड कर रहा है, थर्ड पार्ट इज द आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट की अगर बात करें कि कहां कहां अप्लाई करता है, तो होल ऑफ इंडिया इट अप्लाइज। यहाँ पे कहां अप्लाई नहीं करता है, तो इट इज रेड विद शेड्यूल फर्स्ट। तो सबसे पहले बात की गई है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफाइन किए गए अंडर सेक्शन 13 अदर देन चेक,
ठीक है, चेक पे अप्लाई करेगा, उसके अलावा किसी पे अप्लाई नहीं करेगा। जैसे आपके प्रोमिसरी नोट्स हैं और बैंक नोट्स हैं, इन सब पे अप्लाई नहीं करेगा। सेकंड अगर बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि डिफाइंड है 1A, सेक्शन 1A ऑफ पावर अटॉर्नी एक्ट 1882, उस पे अप्लाई नहीं करेगा। ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं करेगा, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। विल पे अप्लाई नहीं करेगा, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल या कन्वेंस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, या अगर कोई इंटरेस्ट है इन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन पे ये अप्लाई नहीं करेगा। और ये सारी चीजें कहाँ दी गई है? फर्स्ट शेड्यूल में। अब इसके बाद आता है आपका डेफिनेशन क्लॉज।